Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पेज 1। कमला ने फिर अर्चना को पुकारा। वह हड़बड़ाकर राकेश से अलग हो गई और बाथरूम की ओर बढ़ी। राकेश ने फिर उसे रोक लिया और खींचकर आलिंगन में भर लिया। ... अर्चना छटपटाती ही रही। उधर कमलाजी ने बाथरूम में अपने शरीर को बड़े तौलिए में छिपा लिया और चाबी वाले छेद से कमरे में झांकने लगी। राकेश ने अर्चना को आलिंगन में ले रखा था। अर्चना ने कांपते हुए पुकारा, आंटी, और घबराकर अलग हो गई। राकेश ने मुस्कुराकर देखा और हाथ हिलाकर जल्दी से बाहर चला गया। अर्चना घबराई सी जली हुई साड़ी को देखने लगी। कमलाजी ने छेद से ये दृश्य देख लिया था। राकेश के जाते ही वह गाउन पहनकर बाहर निकल आई और जली हुई साड़ी को देखने लगी। अर्चना ने डरते डरते साड़ी जलने का कारण बताया और गर्दन नीची करके खड़ी हो गई। राकेश ने क्या कहा? अर्चना की ओर घूरते हुए उन्होंने प्रश्न किया। जी। मालकिन के इस प्रश्न पर अर्चना कांप उठी। जिसके आने की खुशी में तुम अपना काम भूल गई। मैं पूछती हूँ, वो क्या संदेश लाया था? कल शाम मुझे सिनेमा आने को कहा है। सहमे हुए अर्चना ने वह टिकट कमलाजी के सामने कर दिया। इस सिनेमा का उसके घर के फैसले से क्या संबंध? इस बहाने वह अपनी भाभी से मेरा परिचय कराना चाहते हैं। वे दोनों भी इस शो पर आ रहे हैं। कहीं फिल्म को देखते देखते तुम स्वयं तमाशा न बन जाना। अर्चना मालकिन का संकेत न समझ सकी और वैसे ही दृष्टि झुकाए सहमी सिमटी खड़ी रही। कमलाजी ने उसे मौन देखकर व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, ये भी क्या भेंट है? आजकल के युवक बिल्कुल फिल्मी ढंग से प्रेम करते हैं। ये कहकर वह ड्रेसिंग टेबल के सामने जा बैठी और कंघी से बाल संवारते हुए गुनगुनाने लगी। उनकी आंखों की चमक ये बता रही थी कि राकेश की इस बात से वह प्रसन्न नहीं। राकेश तेजी से होटल की सीढ़ियां उतरकर मुख्य द्वार बाहर निकलना ही चाहता था कि वहीं ठिठक कर रुक गया। फिर एक स्तंभ की आड़ में खड़े होकर आश्चर्यचकित उमेश को देखने लगा, जो एक एंग्लो इंडियन सुंदरी का हाथ थामे बार की ओर बढ़ रहा था। वह स्थिर खड़ा इस दृश्य को देखता रह गया, जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास न आ रहा हो। कुछ सोचकर वह चुपके से दबे पांव स्तंभ के पीछे से निकला और बॉ के बाहर खड़े होकर शीशे में से झांक कर देखने लगा। उमेश और एंग्लो इंडियन सुंदरी ने काउंटर से शराब के प्याले लिए और साथ वाले रूम घुस गए। राकेश के मस्तिष्क में वह रात वाला दृश्य घूम गया। अब उसके भैया शराब की बास को पान की गंध में छिपाए देर से घर लौटे थे। आज भी दफ्तर से चलते समय वह उससे कह रहे थे कि एक्सपोर्ट्स काउंसिल की वार्षिक बैठक में जाना है। हो सकता है खाना वहीं खाना पड़े और लौटने में देर हो जाए। इतना झूठ! राकेश के तन बदन में आग लग गई। उसका मन चाहा कि वह अभी सीधा जुआघर में जाकर भैया के चेहरे से भद्रता का पर्दा उतार फेंके, किंतु फिर उसने सोचा, व्यर्थ में घर में आग भड़केगी। भाभी के जीवन में दुख भर पेज 2 जाएगा। बाबूजी के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा। उसने स्वयं को संभाला और घर की ओर चल पड़ा। घर में भाभी नित्य की भांति पति की प्रतीक्षा कर रही थी। बाबूजी कुर्सी पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। राकेश ने आते ही कहा, भाभी, बहुत भूख लगी है, खाना मिल जाएगा? उद्धरण चिन्ह। कुछ देर रुक जाओ बेटा। रघुनाथ जी ने कहा, उमेश भी आता ही होगा, अभी दोनों भाई मिलकर खाना। आज वह एक्सपोर्ट्स काउंसिल की वार्षिक मीटिंग में गए हैं, खाना खाकर ही लौटेंगे। ये सुनकर उमा की चमकती आंखों में अचानक एक बदली सी छा गई और बिना कुछ कहे वह देवर के लिए खाना परोसने चली गई। राकेश भी बाबूजी से आज्ञा लेकर अपने कमरे में आ गया। मुंह हाथ धोकर जब वो खाने की मेज पर पहुंचा तो उमा खाना परोस चुकी थी। तुम भी बैठो भाभी। उसने कुर्सी पर बैठते हुए भाभी को खाने में साथ देने का अनुरोध किया। तुम खा लो, मैं फिर खाऊंगी। नहीं भाभी, आज अकेले खाने को मन नहीं। तभी तो कहती हूँ कि ब्याह कर लो, दुल्हन आ जाएगी तो खाना साथ रहेगा। खाने में साथ, ये तो सपने हैं भाभी। अब स्वयं को ही देख लो, कहाँ अवसर मिलता है तुम्हें और भैया को एक साथ मिलकर खाने का। खाना ना सही, प्रतीक्षा का आनंद तो लेती हूँ, और प्रतीक्षा का आनंद केवल नारी का हृदय ही जानता है। जितनी लंबी प्रतीक्षा उतना ही अधिक आनंद। उमा ने स्नेहमयी दृष्टि से देवर को देखा और तरकारी का डोंगा उसकी ओर बढ़ा दिया। राकेश की पलकों पर 2 आंसू आकर रुक गए। उसने सादर भाभी को देखा। कितना विशाल, कितना उदार, कितना सौम्य हृदय था इस नारी का। वो कुछ देर उसे यूं ही देखता रहा और फिर खाना खाने लगा। भाभी, कल शाम हम पिक्चर देखने चल रहे हैं। हम कौन? तुम और मैं। कोई विशेष पिक्चर है क्या? पिक्चर तो विशेष नहीं, किंतु अवसर विशेष है। उमा चौंककर गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखने लगी। राकेश कुछ गंभीर होकर बोला, हमारे साथ वह लड़की भी होगी जो मुझे कश्मीर में मिली थी। किंतु तुम्हारे भैया, पहले तुम देख लो, मुझे विश्वास है कि तुम एक ही भेंट में उसकी दीवानी हो जाओगी। उमा चुप हो गई। राकेश के हट करने पर उसने हाँ तो कर दी, किंतु उसके मुख से अंतर की दुविधा झलक रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि किस प्रकार वह अपने देवर को ये समझाए कि इस समय इस घराने की दृष्टि में सेठ मंगलचंद की बेटी के सिवा और कोई लड़की नहीं जंच सकती। यदि रीता से उसने ब्याह करना स्वीकार न किया तो उनका कारोबार नष्ट हो जाएगा, सब साख धूल में मिल जाएगी। राकेश को यह नाता स्वीकार करना ही पड़ेगा। दूसरे दिन शाम को राकेश जल्दी ही घर लौट आया। बरामदे में खड़े होकर उसने देखा ड्राइंग रूम में सेठ मंगलचंद, बाबूजी और भैया बैठे बातें कर रहे थे। राकेश सेठ मंगलचंद को वहां देखकर चौंक पड़ा। उसे कुछ संदेह हुआ और वह द्वार के साथ खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। सेठ मंगलचंद राकेश के श्रीनगर से लौट आने पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहा। पेज 3 था। उसे इस बात की हार्दिक खुशी थी कि राकेश कारोबार में रुचि ले रहा था। रघुनाथ जी के सामने वह बढ़ चढ़कर उसकी प्रशंसा कर रहा था। उमेश चुप बैठा मंगलचंद की प्रत्येक बात में हाँ में हाँ मिलाए जा रहा था। मंगलचंद बड़ा काया और अनुभवी व्यक्ति था। अवसर देखकर उसने रघुनाथ जी से कहा, रघुनाथ जी, आपको अपना वचन तो याद है ना? क्यों नहीं, मुझे आशा है कि बात बन जाएगी। मैं शीघ्र ही राकेश से बात करूंगा। राकेश द्वार की ओर से हटा और पर्दा उठाकर भीतर आ गया। आते ही उसने सामने बैठे मंगलचंद को हाथ जोड़कर अभिवादन किया। जीते रहो बेटा, बधाई हो, तुमने बड़ी सफलता के साथ अपनी शिक्षा पूर्ण की है।
धन्यवाद। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ रघुनाथ जी, अब आप जाने और आपका। ये कहकर सेठ मंगल चंद उठ खड़ा हुआ और उमेश भी उसके साथ उठकर उसे बाहर तक छोड़ने चला गया। सेठ जी यहाँ कैसे आए थे? राकेश ने उसके बाहर जाते ही बाबूजी से पूछा। अच्छा हुआ तुम आ गए, 2 घंटे से बस तुम्हारी ही बातें हो रही थी। क्या बातें बाबूजी? राकेश जानते हुए भी अनजान बनकर बोला। मुझसे ये कह रहे थे कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो राकेश का बेटा मिला है। तुम्हारे गुणों की प्रशंसा कर रहे थे। उन्हें मेरे गुणों अवगुणों का क्या ज्ञान बाबूजी? उनके लिए तो मैं अजनबी हूँ, कुछ दिनों में ही उनके अपने बन जाओगे। बाहर से आते हुए उमेश ने कहा। राकेश आश्चर्य से भैया की ओर देखने लगा। उमेश के चेहरे पर असाधारण सफलता की मुस्कुराहट नाच रही थी। इससे पूर्व कि बाबूजी राकेश से कुछ कहते, वह राकेश के पास बैठ गया और बोला, सेठ मंगलचंद ने एक प्रस्ताव हमारे सामने रखा है। वह हमारे साथ मित्रता को नातेदारी में बदलना चाहता है। एक प्रकार से वह हमारा भाग्य बदलना चाहता है। वह कैसे? राकेश ने भैया से दृष्टि हटाकर बाबूजी की ओर देखा। रघुनाथ जी बात कहते हुए कुछ हिचकिचाए, फिर साहस बटोरते हुए बोले, हाँ बेटा, सेठ मंगलचंद तुम्हारे साथ अपनी बेटी रीता का संबंध जोड़ने का इच्छुक है। राकेश पहली बार बाबूजी के मुख से यह प्रस्ताव सुनकर कुछ चकराया, किंतु शीघ्र ही संभलते हुए बोला, ओह तो भाभी इन्हीं की बेटी रीता की बात कर रही थी। उमा भीतर वाले कमरे में द्वार से लगी बातें सुन रही थी। झट बैठक में आई और राकेश की ओर देखती हुई बोली, हाँ राकेश इन्हीं की बेटी रीता की। उद्धरण चिन्ह। किंतु भाभी तुमने मेरा निर्णय बाबूजी और भैया तक नहीं पहुंचाया, यही कि तुम्हें रीता पसंद नहीं। उमेश ने गरज कर कहा। ... जब आप जानते हैं तो सेठ जी से बात बढ़ाने की क्यों आवश्यकता थी? तुम्हारा बुरा भला और परिवार का भविष्य देखना हमारा काम है। तुम बच्चे हो भावुक, तो संसार की ऊंच नीच को नहीं समझते। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि इतना ऊंचा घराना हमारा सहारा बन रहा है। रीता सेठ मंगलचंद की इकलौती बेटी है, उसमें ऐसा कोई अभाव नहीं कि तुम उसे पत्नी बनाने से इनकार करो। उमेश पेज 4। एक ही सांस में सब कुछ कह गया। राकेश चुपचाप बैठा धैर्य से भैया की बातें सुनता रहा। उनकी वकालत उसे नाटक सा लग रही थी। मैंने तो यह नहीं कहा कि रीता बुरी लड़की है। भैया का भाषण समाप्त होने पर उसने बाबूजी की ओर देखकर कहा, तो फिर इनकार क्यों बेटा? सेठ मंगलचंद मेरे पुराने मित्र ही नहीं बल्कि हमारे व्यापार में मुख्य भागीदार भी हैं। तुम नहीं जानते मेरी बीमारी में उन्होंने इस कारोबार को बनाए रखने में कितनी सहायता दी है। उनके हम पर उपकार हैं, तो क्या उन उपकारों का भार यूं उतारना चाहते? नहीं, अपनी निर्बल बाहों को सबल बनाना चाहता हूँ। नहीं बाबूजी, ये सपने शायद कभी पूरे न हो। राकेश ये कहकर उठने लगा। उमेश हाथ के संकेत से उसे रोकते हुए बोला, नहीं राकेश, सब ऊंच नीच सोचो, हमें किसी उचित निर्णय पर पहुंचना ही होगा। मैंने अपना निर्णय सुना तो दिया है भैया, मुझे ये रिश्ता स्वीकार नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं विवश हूँ बाबूजी। ऐसी भी क्या विवशता है? उमेश ने झुंझलाकर पूछा। मैंने उस लड़की का चुनाव कर लिया है जो इस घराने की बहू बनने के योग्य है। उद्धरण चिन्ह। राकेश की बात सुनकर उमेश और बाबूजी के चेहरे का रंग उड़ गया। उमा के पांव तले से धरती खिसकने लगी। जिस बात को अब तक वह सबसे छिपाई हुई थी वह राकेश ने झिझक सबके सामने कह दी। थोड़ी देर तक सभी बौखलाए हुए एक दूसरे को देखते रहे। आखिर उमेश ने झुंझलाकर कहा, तुम ये गुस्ताखी नहीं कर सकते। कैसी गुस्ताखी? बड़ों के होते हुए अपने जीवन संबंधी ऐसा निर्णय तुम स्वयं नहीं कर सकते। मत भूलो, इस घर में मेरा भी कुछ स्थान है। दिन रात काम में अपनी जवानी को दीमक लगाकर तुम्हें इसलिए शिक्षा नहीं दिलाई कि तुम अपने बड़े भाई को आंखें दिखाओ। तभी तो मैं कहता हूँ भैया, इतना बोझ होते हुए मेरी शादी का बोझ सिर पर क्यों लेते हो? मुझे स्वयं ही उठाने दो। वह बोझ तो जीवन भर का असहनीय बोझ बन जाएगा जब तुम रास्ते का कोई पत्थर उठाकर घर में ले आओ। भैया, राकेश क्रोधित होकर बोला, किंतु झट संभलकर मौन हो गया। बाबूजी घबराहट में पसीना पसीना हो रहे थे। उन्होंने दोनों भाइयों में बढ़ते हुए कटु विवाद को रोकना चाहा, किंतु जबान शुष्क हो गई। उमा उनके पास जाकर आंचल से माथे का पसीना पोंछने लगी। उमेश क्रोध से जल भूनकर चिल्लाया, कान खोलकर सुन लो राकेश, मेरे जीते जी इस घर में कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं आएगी जो हमारे घराने के योग्य न हो। मैंने सेठ मंगलचंद को वचन दे दिया है। ये वचन न निभाने से यदि मेरा अपमान हुआ तो इस घर में तुम रहोगे या मैं। भैया, इतनी बात न बढ़ाओ कि उमा ने झटपति को थामते हुए कहा, क्या हो गया तुम दोनों को? यह कोई ढंग है घर के निर्णय करने का? बाबूजी की हालत पर ही दया करो। शायद भैया ने अपनी आत्मा सेठ जी के पास गिरवी रख दी है जो यूं मेरा जीवन नष्ट करने पर तुले हुए हैं। मैं सौदे की बिकाऊ वस्तु नहीं हूँ। पेज 5। राकेश भन्ना उठा। उमेश और भी तमतमा उठा और आवेश में आकर उसने छोटे भाई के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। कमरे में एकाएक सन्नाटा छा गया। बाबूजी घबराए हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगे। उमा कांपकर एक ओर हो गई। राकेश ने घृणा से भाई को देखा, फिर बूढ़े बाप पर एक दुखी दृष्टि डाली। उसकी आंखें अनायास छलछला उठी और वह उन्हीं पांवों तेजी से बाहर निकल गया। बाबूजी ने चीखकर बेटे को रोकना चाहा। उमा भी उस ओर लपकी, किंतु वह फाटक से बाहर निकल चुका था। एकाएक बाबूजी को हृदय का दौरा पड़ा। उनकी सांस उखड़ गई और वह अपने सीने को मलने लगे। उमा ने उन्हें थामकर झट कोरामिन की 2-4 बूंदें उनके मुंह में चपकाई। बाबूजी की ये दशा देखकर उमेश का सारा क्रोध लुप्त हो गया। वह उसी क्षण डॉक्टर को बुलाने के लिए फोन करने लगा। बाबूजी आंखें फाड़े बहू का हाथ थामे हृदय की घुटन को सहन करने का प्रयत्न कर रहे थे। होटल डिलीमार के एक कमरे में सुंदर साड़ी में सजी अर्चना सिनेमा जाने की तैयारी कर रही थी। आंटी ने जब उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बनते संवरते देखा तो चुपके से उसके पीछे आ ठहरी। अर्चना ने दर्पण में उनकी छाया देखी तो लजा गई। आंटी ने मुस्कुराते हुए उसका मुख अपनी ओर घुमाया, उसके गालों पर पाउडर की हल्की सी तह जमाई और माथे पर छोटा सा काजल का टीका लगाते हुए बोली, कहीं इस चांद के टुकड़े को किसी की नजर न लग जाए। आंटी ने फिर सिर से पैर तक उसे निहारा और अपने गले से हीरों का हार उतारकर अर्चना के गले में डाल दिया।
यह क्या आंटी? अर्चना चौंकती हुई बोली। कहीं राकेश की भाभी यह न सोचे कि लड़की के पास कुछ भी नहीं। तुम नहीं जानती, नारी को जब नारी परखती है तो पहले उसके कपड़े और गहने ही देखती है। उसकी दृष्टि में नारी का श्रृंगार और आभूषण ही उसका सबसे बड़ा गुण है। इसके पूर्व अर्चना ने कभी इतना बहुमूल्य हार न पहना। अत्यधिक प्रसन्नता में दर्पण में देखते हुए वह हार को उंगलियों में टटोलने लगी। अभी वह मालकिन का धन्यवाद भी न कर पाई थी कि द्वार पर खटखट की आवाज हुई। अर्चना के हृदय की धड़कनें तीव्र हो गई। मालकिन सहसा गंभीर होकर द्वार की ओर देखने लगी। अर्चना ने धड़कनों को संभाला, धीरे से जाकर द्वार खोला और आश्चर्य में वहीं खड़ी रह गई। राकेश के मुख पर प्रसन्नता की झलक तक न थी। मुंह लटकाए उदास सा वह भीतर आया। गहरी चिंता भरी दृष्टि से उसने आंटी और अर्चना की ओर देखा। जेब से सिनेमा के टिकट निकाले और फाड़कर फेंक दिए। फिर भये स्वर में अर्चना से बोला, हम सिनेमा नहीं जा रहे। क्यों? यूं ही। मन नहीं, कोई कारण तो होगा। कोई विशेष नहीं, फिर भी वही जो प्रायः घरों में होता है। नहीं समझी मैं। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने मेरे जीवन के प्रति कुछ और ही निर्णय कर लिया है। और तुमने? बिना हिचक के आंटी ने बीच में पूछा। मैंने उनका सुझाव ठुकरा दिया है। वे क्यों कर मेरे जीवन का निर्णय कर सकते हैं? फिर अर्चना की पेज 6 और मुड़कर वह बोला, अर्चना तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। घर वालों को राह पर लाने में कुछ समय अवश्य लगेगा। यदि उन्होंने तुम्हारी पसंद को स्वीकार न किया तो? आंटी ने प्रश्न किया। उन्हें मेरी इच्छा के आगे झुकना ही पड़ेगा। मैं किसी भी मूल्य पर अपने प्यार की भेंट नहीं चढ़ा सकता, राकेश ने दृढ़ता पूर्वक कहा। किंतु प्रायः ऐसा होता है कि माँ बाप का भावना प्रधान नाटकीय व्यवहार व्यक्ति को अपना संकल्प तोड़ने पर विवश कर देता है। प्यार की बलि देनी ही पड़ती है तब। मेरे मामले में ऐसा नहीं होगा। मुझे विश्वास है कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। प्रेम में झूठी सांत्वना भी कभी कभार किसी का जीवन ले बैठती है, कमला ने व्यंग्य पूर्वक कहा और तनिक एक कर कहने लगी, कल किसने देखा है? मैं न आने वाले कल की परवाह करती हूँ और न बीते हुए कल की। मैं केवल आज को महत्व देती हूँ, वरना प्रेम धोखा है, कायरता है। मेरा प्रेम मेरी दुर्बलता नहीं, कायरता नहीं, शक्ति है, निश्चय है, संकल्प है। तो निश्चय और संकल्प को प्रेम की शक्ति द्वारा दृढ़ बना लो। तुम एक भोली भाली लड़की की भावनाओं से नहीं खेल सकते। मैं केवल भावुक प्रेम को पसंद नहीं करती। भावुक प्रेम केवल एक तृष्णा है, भूख है, एक क्षणिक उबाल है वासना का। तुम्हें अपने विषय में कोई ठोस निर्णय करना होगा। आप क्या चाहती हैं? वही जो मैंने कल चाहा था। क्या? अर्चना से तुरंत शादी या उससे सदा के लिए त्याग? आंटी, अर्चना की जबान लड़खड़ाई। शायद आप मेरे प्रेम की परीक्षा लेना चाहती हैं। परीक्षा तो नहीं, साहस अवश्य नापना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ तुम्हारे निश्चय में कितना बल है। मैं अर्चना के प्यार को सुरक्षित करना चाहती हूँ। कमलाजी ने उसे बड़ी उलझन में डाल दिया। वो अजीब दुविधा में पड़ गया। कमलाजी और अर्चना अपनी परेशान और बेकरार नजरों से उसे घूर रही थी। उनके कान उसके निर्णय को जानने के लिए फड़फड़ा रहे थे। तो आप तैयारी कीजिए, मैं तैयार हूँ इसी समय, अभी और इसी पल। राकेश के इस उत्तर ने अर्चना को भी आश्चर्यचकित कर दिया। उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। इस उत्तर ने कमलाजी को भी विस्मित कर दिया। उन्हें इतनी शीघ्र इस परिणाम की आशा न थी। क्षण भर के लिए तो वह अवाक उसे देखती रही और फिर मुस्कुरा पड़ी। अर्चना ने गर्वपूर्ण दृष्टि से बांटी को देखा, जैसे अपने प्रेमी के साहस की प्रशंसा चाहती हो। राकेश के चेहरे पर महान दृढ़ता की चमक थी।